डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैंने एक वीडियो मेंस्ट्रुएशन पर पहले बताई है, जिस पर मैंने किसी भी प्रकार के त्रिभुज का पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा, एरिया कैसे निकाला जाएगा, उसको मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। अब इस वीडियो में मैं उसके आगे की चर्चा करूँगा। यहाँ क्या है, चतुर्भुज, पंचभुज या बहुभुज की आकृतियाँ हो या आपका कोई भी वृत्त हो, उसकी एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आते हैं हम सबसे पहले चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चतुर्भुज की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। चतुर्भुज यानी जिसमें चार भुजाएं हो, उसी को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको एकदम बेसिक से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत हाई फाई या सिर्फ फार्मूला बताकर ही काम चला लूँ या ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको शुरू से जानकारी दे रहा हूँ और फिर आपको धीमे धीमे कठिनाई की तरफ ले जा रहा हूँ, जिससे आपको किसी प्रश्न को करने में आसानी हो और प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। चतुर्भुज क्या होती है, ऐसी भुजाएं जिसमें जैसे आकार या ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं, यानी ऐसी बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं हो, उसी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं समानांतर चतुर्भुज पर, या जिसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ये समानांतर चतुर्भुज होते क्या हैं, ऐसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। यानी AD किसके समानांतर हो, BC के, और AB किसके हो, DC के हो। तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज। यानी AD पैरेलल टू BC होनी चाहिए और AB पैरेलल टू DC होना चाहिए। अब देखिए, हम आते हैं, यहाँ कोई समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। हम इसकी एरिया या इसका पेरीमीटर या परिमाप कैसे निकालेंगे, आप इस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या किया जाता है, साफ सी बात है, चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। यानी इस किसी भी, ये चतुर्भुज है तो चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, जितना आ जाएगा वही क्या होगा, आपका पेरीमीटर होगा। जैसे यहाँ एक भुजा A दी है, दूसरी भुजा आपकी क्या दी है, B दी है, तीसरी भुजा आपकी A हो जाएगी और चौथी भुजा क्या हो जाएगी, आपकी B हो जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या होगा, ये हो गया 2A धन B। यही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों भुजाओं को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जो अलग अलग हो। जैसे यहाँ B को A से जोड़ दीजिए और इसी का दुगना कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर या परिमाप मिल जाएगा। अब हम आते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल निकालने पर ये ध्यान दीजिए कि जैसे इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। यही मैंने बताया था। यहाँ भी सब कुछ मैं वही लगाऊंगा। यहाँ देखिए, ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग इधर मान लीजिए और एक भाग क्या कर लीजिए, आप इधर मान लीजिए। और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, लंब है। किस पर, BD पर। BD पर ये लंब है, क्या लंब है BD पर, FC। तो अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं इतने वाले पार्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार यानी BD गुणे FC। अगर आप पूरे का एरिया निकालते हैं, ऊपर वाले का भी यही एरिया होगा, 1/2 आधार गुणे FC, क्योंकि इसका भी लंब क्या होगा, बराबर होगा। तो निश्चित सी बात है, अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 1/2 विकर्ण गुणे लंब कर सकते हैं आप। एक भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा नीचे वाले का, ऐसे 1/2 विकर्ण गुणे लंब करेंगे तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर आप दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा,
समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला क्या होता है, विकर्ण गुणे लंब। ये समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का निकाला जाता है इस तरह, ये एक पार्ट है। और दूसरी तरह भी समानांतर चतुर्भुज निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है आपका, आप इसी पर एक लंब डाल दीजिए, इसको आपने ए माना है, तो इस समय अगर ये लंब एच है आपका, तो इसमें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज का, ये हो जाएगा ए गुणे एच, जहाँ एच क्या है, ए पर पड़ने वाला लंब है। तो चाहे आप इस फार्मूले से निकालिए आप, और चाहे इस फार्मूले से निकालिए, दोनों में आंसर एक आता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि यदि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी हों और ए से बी पर डाले गए लंब ए ई की एच हो, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई ए एच, यानी ए है और एच क्या है, ये वाली साइड है। ठीक है। और दूसरी तरह से क्या है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो उसका विकर्ण हो, यानी विकर्ण मतलब ये वाली बी डी और उस पर पड़ने वाला लंब मतलब एफ सी, ये क्या है, बी डी और एफ सी का गुणा भी क्या होता है, ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और इसका परिमाप क्या होगा, 2 गुणे ए धन बी। अब हम आगे आते हैं आयत पर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, ये सब निकालिए। तो देखिए निश्चित सी बात है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका ये कोण 90 डिग्री का होता है। अगर ऐसा हो तभी आयत होगा, यानी आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी हो समांतर भी हो, और साथ साथ में क्या है कि जो कोण बनते हैं इनके चारों, वो चारों कोण कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री के हों, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। अब आयत की परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो आपका जो परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको मान लीजिए आप लंबाई मान लीजिए या आधार मान लीजिए, और ये रेखा भाई ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो बी रेखा क्या है, ए पर लंब है। तो जब बी रेखा ए पर लंब है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे लंबाई होता है। तो यहाँ आधार आपका ए है और लंब क्या है आपका बी है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है, तो विकर्ण की लंबाई निकाल लिए आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से आप विकर्ण की लंबाई भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आयत में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने का तरीका, उसमें जो भी दिया रहता है, यानी जो भी आपको दिया रहेगा उसी के आधार पर लगाया जाता है। जैसे पहला यहाँ साफ साफ दिया है, जो इसमें दिया है कि जो अंदर वाला आयत है इसकी लंबाई L2 है और चौड़ाई क्या है, B2 है। जो बाहर वाला आयत बना हुआ है उसकी लंबाई क्या है, L1 है और चौड़ाई क्या है, B1 है। तो अगर आपको क्या इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी जो लाइन की बनी है इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, L1 B1 ये बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया, इसमें से किसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, L2 B2 का। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। रास्ते के क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका और भी रहता है। कभी कभी ये बता दिया जाता है कि ये रास्ता आपका 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर चौड़ा है, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मान लीजिए रास्ता आपका h मीटर चौड़ा है, रास्ता कितने मीटर चौड़ा है, h मीटर चौड़ा है, तो जो एरिया होगा उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। वो क्षेत्रफल देखिए, ऐसे हालत में क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे हालात में आपको ये करना पड़ता है बेटा कि जैसे ये आपका दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अंदर वाला दिया है कि अंदर वाले की लंबाई L2 है और चौड़ाई आपकी B2 है, और जो रास्ता है ये h मीटर चौड़ा है। तो आप देखिए कैसे मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुणे h, 2 गुणे h, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लंबाई यानी L2 प्लस B2 ये हो जाएगा, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, प्लस h गुणे
एच। आप इस फार्मूले से लगाइए, देखिए आपका क्षेत्रफल रास्ते का वही आएगा जो इस फार्मूले से दिया हुआ है। और ये फार्मूला कहीं अजूबा नहीं है, ये भी फार्मूले के क्या किया गया, एक नियम से ला गया है कि इस हिस्से को ऐसे बांट दिया जाता है, फिर चारों को जोड़ लिया जाता है, उसके बाद क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो आप चाहें इस तरह से निकाल लें, अगर रास्ते की चौड़ाई दी हुई है तो आप इस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर आप इस फार्मूले से लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको बाउंड्री वाले एरिया के क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएंगे। अब हम आते हैं विषमकोण चतुर्भुज पर। विषमकोण चतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसको रोम्बस कहते हैं, इसकी खास बात क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज कहा गया है तो क्या है, चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और साथ साथ में क्या है, जब बराबर हैं तो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। और एक खास बात और है कि इसके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी विकर्ण आपस में एक दूसरे पर कितने डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर काटते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये विकर्ण आपस में इनके कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। अब इनका अगर पेरीमीटर निकालना है तो निश्चित सी बात है, 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स को जोड़ दीजिए और चारों साइड्स की लंबाई a है, तो इसलिए आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 × a हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पेरीमीटर आसानी से आ जाएगा। अब दूसरा है इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। इन दोनों विकर्णों को गुणा करके उसका आधा कर देंगे तो आपको समचतुर्भुज या रोम्बस का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हम आते हैं आगे पर वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल चारों, पहले आप पेरीमीटर पर ध्यान दीजिए या परिमाप पर, चारों भुजाएं आपकी a हैं तो परिमाप क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालने के इसके 2-3 तरीके हैं। पहला क्या है कि आप a को a से गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपका आधार भी a है और लंब भी आपका a है, तो a × a क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका ये हुआ कि इनके विकर्णों को गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इनके विकर्ण d1 और d2 हैं, और निश्चित से बात है दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी किसी भी वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप d1 d2 ना करके इसको d कर लीजिए, तो आप d की घात 2 का आधा कर दीजिए, आपको अपने आप विकर्ण क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और यही क्या होगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, वर्ग का। और इसी तरह परिमाप भी निकाल सकते हैं, और विकर्ण भी निकालना है तो आसान है, किसी भी भुजा का √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको विकर्ण क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। समलंब चतुर्भुज, जैसे नाम से ही इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं से भी लंब डालिए, ये क्या होंगे, इनके लंब समान होंगे। जैसे ये देखिए, ये 2 लंब पड़े हैं, ये दोनों लंब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपको सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर आसानी से आ जाता है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा इसका, इसमें थोड़ा सा कठिनाई है, थोड़ा सा सोचने की बात है। यहाँ देखिए, इसको आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा आपका ये आ गया, और तीसरा हिस्सा आपका कौन सा है, ये आ गया। तीनों हिस्सों का क्षेत्रफल निकालिए, फिर क्या करिए, उनको आपस में जोड़ दीजिए, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर इसको एक सूत्र में करके याद कर लीजिए। देखिए कैसे हम निकालते हैं, ये एच इनकी लंब है, और यहाँ देखिए पहला हम त्रिभुज लेते हैं BEA, कौन सा लेते हैं, BEA। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 BE × H, ठीक है। और देखिए अब आपका एक बन गया है आप क्या, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा EF × H, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। और तीसरे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 FC × H। अब आप क्या करिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए,
जोड़ने के बाद देखिए आपको क्या मिलता है। जैसे आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो निश्चित सी बात है ये हो जाएगा 1/2। यहाँ क्या करिए, h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, h यहाँ भी है। h को क्या कर लीजिए आप बाहर निकाल लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, अंदर में हो जाएगा, आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर में हो जाएगा कितना, FC यानी कुल मिलाकर BE प्लस आपका क्या हो जाएगा FC प्लस EF, यही तो हो जाएगा आपका। और यहाँ 2EF है, ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 1/2 बाहर निकाला है तो 2 हो जाएगा। EF को 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, एक आपको, क्योंकि EF और AD बराबर हैं तो आप इसको कर सकते हैं EF प्लस AD, तो आपका निश्चित सी बात है 1/2 हो जाएगा H। और EF को अगर 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो आपका देखिए नीचे क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपका BE प्लस EF प्लस FC, ये कुल मिलाकर हो गया नीचे वाली भुजा। आप इसको यहाँ देखिए, और दूसरा क्या आ रहा है EF बराबर AD है, तो आप इसको क्या कर लीजिए BC प्लस AD, और यही क्या हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम आते हैं बहुभुज पर। बहुभुज क्या होता है, जिसमें कई भुजाएं हो और वही उसी को बहुभुज कहा जाता है। ये पंचभुज भी हो सकते हैं, षटभुज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, 10 भुज भी हो सकते हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने ये रखता है कि जो बाह्य कोण होते हैं, चाहे जितने भुज हों, ये बाह्य कोणों का योग कितना होता है, जितने बाह्य कोण हैं अगर आप उनको जोड़ लेंगे तो हमेशा उनका कोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा, 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बाह्य कोण क्या है आपके बढ़ते रहेंगे। जैसे देखिए त्रिभुज के 3 आंतरिक कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। वही चतुर्भुज आइए, वहाँ 4 आंतरिक कोण होते हैं, चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो आंतरिक कोण तो आपके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो बाह्य कोण है वो हमेशा फिक्स रहता है, और ये कितना रहता है कि सारे बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब आंतरिक कोणों का जो सूत्र है आप इससे लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए चतुर्भुज में n भुजाएं हैं तो आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2n-2 गुणे 90। अब यहीं से देखिए आप त्रिभुज है, त्रिभुज में n कितना है 3 है, तो 3 - 1 बराबर 1 यानी 2 गुणे 90 बराबर 180 आया कि नहीं आया। ऐसे आप चतुर्भुज का निकाल लीजिए, पंचभुज का निकाल लीजिए। पंचभुज में कितना हो जाएगा, 5 भुजाएं तो 5 - 2 बराबर 3 यानी 3 दूना 6 और 9 × 6 = 54, इतनी डिग्री आ गया पंचभुज का। तो आप चाहे जिस भुजा का आंतरिक कोण निकालना चाहते हैं आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और इस फार्मूले को रट भी लिया जाता है। ऐसे ही है कि जो बाह्य कोण होंगे, चाहे जो आकृति बने उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। अब यहाँ क्या है कि n भुजा वाले समबाहुभुज, देखिए समबाहुभुज का मतलब उसकी सारी भुजाएं क्या हों बराबर हों, कि अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, इतना होगा। भाई टोटल अंतःकोणों का योग ये आ रहा है। अब एक एक अंतःकोण निकालना है तो इसी को n से डिवाइड कर दीजिए, तो जितना आ जाए क्या हो जाएगा, एक अंतःकोण हो जाएगा। देखिए टोटल अंतःकोण कितने हैं 2n - 2 × 90, तो एक अंतःकोण निकालना तो इस पूरे को n से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक कोण मिल जाएगा। अब देखिए जैसे आपको बाह्य कोण निकालना है कि कितने बाह्य कोण कितने डिग्री के होंगे, तो आप 360 को n से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आप त्रिभुज लेते हैं तो त्रिभुज के जो प्रत्येक बाह्य कोण होते हैं वो कितने हो जाएंगे 360/3, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री, तो आपके कितने आ जाएंगे 120 डिग्री आ जाएंगे। वही चतुर्भुज में देखिए आप 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी बाह्य कोण कितने होंगे, प्रत्येक बाह्य कोण 90 डिग्री के होंगे, और त्रिभुज में बाह्य कोण कितने डिग्री के होंगे 120 डिग्री के होंगे। तो अगर आपको बाह्य कोण निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 को ही उसकी भुजाओं से विभाजित कर देना पड़ेगा। अब देखिए बहुभुज की परिमित के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर समबाहुभुज है तो सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सारी भुजाओं को जितनी उसकी भुजाएं हैं उतनी संख्या से आप गुणा कर दीजिए। जैसे एक भुजा की लंबाई अगर a है तो a को क्या करिए आप
n से गुणा कर दीजिए, आपको क्या निकल आएगा, बहुभुज की परिमिति निकल आ जाएगी। और बाकी इसी तरह यह भी है, ये भी इसमें कोई विशेष कठिनाई वाली बात नहीं, ना कोई याद करने वाली बात है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और ये आता है विकर्णों की संख्या निकालना। ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं, इसकी संख्या ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज सिंपल से ऐसी आकृति बन रही है, इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। विकर्ण क्या होता है कि किसी भी आकृति के या किसी जैसे चतुर्भुज के दो कोनों को आपस में मिला दीजिए, वो दो कोने मिले रेखा पर ना जाएं, तो वही क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, दिखता भी है, आप इसको मिला दीजिए, ये मिला दीजिए, दो विकर्ण हो गए। ऐसे पंचभुज में है, पंचभुज में आप कितने विकर्ण होते हैं ये पता कर सकते हैं, षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं ये पता कर सकते हैं, सब कुछ इसी फार्मूले से पता लगेगा। जैसे पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो n बराबर क्या है 5, 5 में से 3 घटा दीजिए, आपको कितना आ जाएगा 2, 2 को 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 को 5 से गुणा कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 10 का आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5। तो निश्चित सी बात है पंचभुज में 5 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे, 5 विकर्ण होंगे। वही षटभुज की बात आ जाए, षटभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो n बराबर आप कितना रख लीजिए 6, तो 6 में से 3 घटाइए 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 18/2, यानी कुल मिलाकर 9। षटभुज में कितने विकर्ण होंगे, 9 विकर्ण होंगे। तो ये प्रश्न आता है कि इस आकृति में कितने विकर्ण होंगे, तो आप इस फार्मूले से उसको लगा सकते हैं। और ये फार्मूला ये तो दिया हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में उतार कर याद कर लीजिएगा। ये सारे फार्मूले क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब उसके बाद आता है वृत्त के। वृत्त क्या होता है, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव क्या रहती है, बराबर रहती है। तो जो स्थिर बिंदु है वही क्या कहलाता है, उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। और जो दूरी है वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ सबसे ज़रूरी है पाई। पाई क्या होता है, परिधि को अगर आप व्यास से डिवाइड कर देंगे, यानी त्रिभुज की परिधि सर्किल की परिधि को अगर आप उसके व्यास से डिवाइड कर देते हैं तो जो आता उसी को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। और पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है या 3.142 होता है, और अक्सर 3.143 बोला जाता है इसको। अब आते हैं किसी भी वृत्त के व्यास क्या होगा, परिधि क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगा, इन सब के बारे में। तो देखिए पहले परिधि का व्यास निकालिए, तो व्यास यही रेखा होती है, तो जो किस क्या होती है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, अब आपको निश्चित से मालूम है कि पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटे व्यास। तो अब आपको परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुणे व्यास। यही आपकी क्या है, परिधि है। अगर व्यास को आप रेडियस में निकालना चाहते हैं तो व्यास की जगह क्या कर लीजिए 2r कर दीजिए, यानी 2 रेडियस बराबर व्यास होता है, तो आपका हो जाएगा 2πr। यही क्या होगा, वृत्त की परिधि होती है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, πr² होता है। कितना होता है, πr² होता है। अब देखिए अब आता है अर्धवृत्त की परिमिति। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त की परिमिति कैसे निकाली जाएगी। तो अर्धवृत्त की परिमिति निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखिए परिमिति में सारी भुजाओं को जोड़ा जाता है। तो देखिए एक तो ये आकृति पूरी भुजा बनी है और दूसरा ये भी तो बना हुआ आपका, इन दोनों को जोड़ना है। तो एक आपको क्या करना पड़ेगा कि वृत्त की परिमिति का आधा लेना पड़ेगा और साथ साथ में उसमें डायमीटर को भी जोड़ना पड़ेगा, तो आपको अर्धवृत्त की परिमिति आएगी। जैसे यही देखिए अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या हो गया, पाई + 2r। अब देखिए पाई r क्या हो गया, ये हो गया आपका अर्धवृत्त की परिमिति ऊपर वाले भाग की, और साथ साथ में किसमें क्या करना पड़ेगा 2r और जोड़ दीजिए डायमीटर, तो आपको क्या मिल जाएगा, अर्धवृत्त की परिमिति हो जाएगी। ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी का आधा कर दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका मिल जाएगा। ऐसे अगर कोई त्रिज्या खंड बने हो, ऐसे भाग को त्रिज्या खंड बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या निकालते हैं,
थीटा बटे 360, और थीटा क्या होता है, ये वाला एंगल होता है, थीटा बटे 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको इस वाले भाग का यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ आप जितने फार्मूले दिए हैं सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा। यहाँ आपका ये है, यहाँ इसको मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे मैंने बताया कि आयत के केस में होता है, बिल्कुल यहाँ ये भी होगा। यहाँ क्या होगा कि पहले आप बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये पूरा भाग, उसके बाद छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से दो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको याद करना ज़रूरी है। इसको याद कर लेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इसी के बेस पर होता, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। जैसे किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाहर किनारे से सटा हुआ x चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वर्गाकार है तो इतना होगा, ठीक है, नहीं वर्गाकार होता तो इतना नहीं होता। तो मैंने जो फार्मूला बताया आपका, कितना फार्मूला बताया है उसमें मैंने क्या बताया है कि 2 गुणे h ब्रैकेट में L1 प्लस L2 प्लस h स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला बताया मैंने पीछे। आप इस फार्मूले से लगा लीजिए। अगर वर्गाकार है तो आप इस क्या L1 L2 बराबर है तो आपका ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। यदि रास्ता एक वर्ग के भीतर किनारे से सटा हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। भुजाओं में वृद्धि या कमी पर कितनी वृद्धि, ये महत्वपूर्ण है आपका, और इस पर हमेशा प्रश्न आता है। इसमें क्या है कि भुजाओं में कुछ वृद्धि होती है, ठीक है, या कमी से क्षेत्रफल में कितनी कमी है, यानी अगर भुजाएं उनकी बढ़ा दी जाएं 2% 4%, जैसे मान लीजिए कोई भी आयत दिया है, आयत की भुजाओं को क्या कर दिया, वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा को कहा गया 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो ये बताइए उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो जो क्षेत्रफल बढ़ेगा आपको इस फार्मूले से लगाना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस XY/100। ये महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना रहता है और इस पर क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ऐसे यदि भुजाओं में वृद्धि होगी तो XY का मान पॉजिटिव होगा तथा भुजाओं में कमी होगी तो XY का मान निगेटिव होगा, उसी अनुसार ये आता रहेगा। यहाँ क्या है, यदि वर्ग तथा आयत या त्रिभुज की भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है, अर्थात 300% बढ़ जाता है। ये रट लीजिएगा। क्या है कि अगर उनकी भुजाओं को क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया। जैसे अगर वर्ग की भुजा क्या है, a है, और भुजा को कर दिया गया है 2a, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो निश्चित सी बात है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a इंटू a। अब a की जहाँ क्या कर दिया गया है, एक बार 2a कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 2a, और ये बराबर क्या हो गया 4a स्क्वायर। देखिए 4 गुना हो गया, नहीं हो गया, तो इसका मतलब क्या, अगर भुजाओं को 2 गुना बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो चाहे आप कह सकते 4 गुना हो जाएगा या आप कह सकते 300% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि 100% तो खुद ही रहता है। अब क्या है, यहाँ कुछ और चीज़ें हैं जिनको याद करना है। यस किसी वृत्त की त्रिज्या x बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, वही है जैसे वहाँ x प्लस वाई कर रहे थे, तो अगर आयत है x प्लस वाई होगा, अगर वर्ग होता तो x प्लस x हो जाता, तो 2x हो जाता, क्योंकि यहाँ त्रिज्या हमेशा वही रहेगी। तो जब त्रिज्या ही बढ़ा दी जा रही है और त्रिज्या के आधार पर इसका क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, तो यहाँ x प्लस वाई की जहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस x² हो जाएगा। अगर घटा दी जाए तो घटा दी जाए तो माइनस में हो जाएगा, -2x हो जाएगा। यानी x की जहाँ क्या कर दीजिए आप माइनस रख दीजिए और कुछ भी नहीं करना आपको। यदि r त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल 2r² है तथा उस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। यदि r त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो आपका इतना हो जाएगा। देखिए अब कमरे की दीवारों के क्षेत्रफल, यहाँ कमरे की दीवारें देखिए 4 दीवारें होती हैं, नीचे वाले में लंबाई गुणे चौड़ाई रहती है उसका क्षेत्रफल, और जो ऊपर वाली दीवारें रहती है तो ऊपर वाली दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई आमने सामने की दीवारों का, और दूसरे आमने सामने की दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और उन सबको जोड़ लीजिए तो आपको देखिएगा यही मिलेगा। ठीक है, अधिकतम लंबाई या विकर्ण की लंबाई निकालना हो तो
आप इस फार्मूले से लगाते हैं और ये सोचेंगे विकर्ण क्या है। तो जो कमरा बना हुआ, कमरे में क्या होता है कि एक कोने में कोई छड़ रखिए और किसी दूसरे कोने में ले जाकर उसको टिका दीजिए उसके विपरीत वाले में, नहीं दीवार से ना सटी रहे वो छड़ एकदम तिरछी जाए दूसरे कोने में ऊपर छत पर, तो उसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, सबसे लंबा विकर्ण। और उसकी लंबाई क्या होती है, ये होती है। ठीक है, यह किसी त्रिभुज, आयत, समांतर, चतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज इत्यादि प्रत्येक भुजाओं को के गुणित करके परिमित के गुणित क्षेत्रफल के गुना हो जाता है। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।